हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्शन कमिश्नर का किस टाइप से इलेक्शन होता है। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा आप देखेंगे तो न्यूज़ में है इस समय कि इलेक्शन कमिश्नर का किस हिसाब से इलेक्शन होता है। ओके, कई बार इनके ऊपर क्रिटिक्स किए जाते हैं कि ये अनबाइस्ड रहते हैं। ओके, ये अनबाइस्ड क्यों रहते हैं, जैसे कि मद्रास हाई कोर्ट ने कहा जब वेस्ट बंगाल का चुनाव हुआ तो इलेक्शन कमिश्नर की बहुत गलती है। इलेक्शन कमिश्नर कई बार जो अपोजिशन में पार्टी होती है वो भी यहाँ पर आरोप लगाती हैं कि इनके जो फैसले रहते हैं ना वो रूलिंग पार्टी के लिए रहते हैं। तो उनके इलेक्शन अभी क्या डिस्प्यूट आ रहा है, इलेक्शन कमिश्नर का जो इलेक्शन होता है ना उस पर एक इलेक्शन का किस टाइप से वो इलेक्शन होता है उस पर एक यहाँ पर इशू क्रिएट हो रहा है। तो इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे। जीएस पेपर 2 के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे वो इलेक्ट होते हैं, उनके इलेक्शंस में प्रॉब्लम क्या है। ओके, और बाकी कमिटीज़ या फिर सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर क्या रिकमेंडेशन है कि इनका इलेक्शन कैसे होना चाहिए और रिफॉर्म्स की यहाँ पर क्यों जरूरत है। ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये एक डिलीजेंस क्रैक एग्जाम चैनल है, इस पर आप देखेंगे सारी एनसीईआरटीज और लक्ष्मीकांत की जो वीडियोस वगैरह हैं वो अपलोड होती जा रही हैं धीरे धीरे। आप उनको देख रहे हैं, डेली वीडियोस यहाँ पर अपलोड हो रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक्ट नाउ रिकास्ट द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स, इस पर यहाँ पर देखेंगे आपकी बहुत सारा डिस्प्यूट है, तो इस पर एक एडिटोरियल आया हुआ है। अब इसमें आप देखें कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। ओके, अब इसमें आप देखेंगे प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर सबसे पहले आप देखें कि अभी प्रॉब्लम इसलिए आई है क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मीटिंग बुलाई गई है। आपको पता है कि ये कैसी इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। और इलेक्शन कमिश्नर की मीटिंग किसने बुलाई है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर की जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है टू द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने मीटिंग बुलाई है। तो अपोजिशन कह रहा है एंड इवन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आप ये मीटिंग बुला ही नहीं सकते हो, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, आपको इलेक्शन कमिश्नर की मीटिंग आपने क्यों बुलाई? आप रूलिंग पार्टी में हो, आप इस मीटिंग को नहीं बुला सकते थे। क्या बेसिस क्या है इस मीटिंग को बुलाने का? ओके, तो इस पर ही पूरा डिस्प्यूट यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखें, इसके बाद भी आरोप लगते हैं कि कोविड-19 के जब चुनाव चल रहा था कि वेस्ट बंगाल में 7 फेज में चुनाव हुए। अब 7 फेज में चुनाव क्यों हुए? तो अपोजिशन पार्टी का कहना है कि ये भी रूलिंग पार्टी के द्वारा बताया गया। ओके, कि कितने पार्टीज में, तो यहाँ पर कई बार ये हो जाता है कि रूलिंग पार्टी के हिसाब से इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहा है। पर ये अब सवाल ये उठ जाता है कि अगर इलेक्शन कमिश्नर है तो ऐसे आरोप क्यों लगते हैं कि ये रूलिंग पार्टी के हिसाब से काम कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट भी इंडिपेंडेंट बॉडी है, इलेक्शन कमिश्नर भी इंडिपेंडेंट बॉडी है। ओके, पर सुप्रीम कोर्ट पे तो नहीं लग रहा है, इलेक्शन कमिश्नर पे क्यों ये आरोप लग रहा है? तो इसके लिए ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि इसका कारण क्या है। इसका वो कह रहा है कि सबसे पहला कारण अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑथर कहता है सबसे पहला कारण क्या है। सबसे पहला कारण आप देखो क्या है कि अगर आप देखें कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कैसे होता है। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस होते हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है? एक कॉलेजियम सिस्टम है उनका, ठीक है, उससे होता है। आप सीबीआई चले जाओ, आप सीबीसी चले जाओ, ठीक है, आप इनमें भी इलेक्शन देखेंगे तो कैसे होता है? एक पैनल बनता है जिसमें आपके प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू होता है। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर की जब आप बात करोगे ना, जो इलेक्शन कमिश्नर का जो यहाँ पर इलेक्शन होता है ना वो कैसे होता है? इलेक्शन कमिश्नर का जो इलेक्शन होता है वो सीधा सरकार चुन देती है, सीधा सरकार चुनती है इलेक्शन। उसमें कोई कॉलेजियन सिस्टम नहीं है, कोई पैनल नहीं है, सरकार बिठा देती है किसको बिठाना है। तो ऑथर कहते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, सरकार ने इसको यहाँ पर बिठा दिया। अब सरकार जब बिठा लेगी तो फिर वो उसी बंदे को बिठा लेगी ना जिसकी आइडियोलॉजी क्या होगी, जिसकी आइडियोलॉजी सरकार की तरह सेम होगी। जब सरकार बिठा ली तो सरकार की आइडियोलॉजी और उस बंदी की आइडियोलॉजी सेम होगी, सरकार उसको यहाँ पर बिठा देगी। अब जब यहाँ पर सरकार बिठा लेगी तो ये क्या करेगा? ये फेवर रिटर्न करेगा। अब फेवर जब रिटर्न करेगा तो ये क्या होगा? ये कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाएगा अपने काम में। मतलब पहला कारण क्या है कि इसके पास सीधा कौन चुनता है इसको चुनाव जो होगा वो सीधा सरकार चुनती है। ओके, सरकार चुनेगी तो ये फेवर अटेंड करेगा, फेवर अटेंड करेगा तो इसके फैसले क्या होंगे? बायस्ड होंगे और ये कहीं ना कहीं सरकार की बात सुनेगा। पहला कारण तो ये है, ऑथर कहता है यहाँ पर कि पहला कारण ये है इसके बायस्डनेस के, जो इस पर सवाल उठ रहे हैं ना, और वो सही भी है। आप एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का आपको काम करना है, पर आपको रूलिंग पार्टी कैसे चुन सकती है? फिर यहाँ पर रूलिंग पार्टी बाकी जो मेंबर्स हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, वैसे चुनने चाहिए थे ना। दूसरा कारण आप यहाँ पर क्या देखेंगे? दूसरा कारण आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर इम्पीचमेंट का, ठीक है, इनकी जो टेन्योर की सिक्योरिटी है ना वो नहीं है, टेन्योर की सिक्योरिटी नहीं है। मतलब
अगर आप देखें चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है भाई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो आपका इम्पीच ही होगा, ठीक है। लेकिन जो बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर है ना, बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो डायरेक्टली हटाए जा सकते हैं, वो डायरेक्टली हटाए जा सकते हैं ऑन द, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एग्री करेगा तो इनको डायरेक्टली हटाया जा सकता है। अब जब इन्हें डायरेक्टली हटाया जाएगा, कौन हटाएगा भाई? रूलिंग पार्टी हटाएगी, बनी बात है, रूलिंग पार्टी हटाएगी। तो जो चीफ इलेक्शन, जो अपने इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, बाकी 2 जो मेंबर्स हैं, वो फिर ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे जिससे सरकार गुस्सा हो। उन्हें भी तो लगेगा भाई अगर सरकार गुस्सा होगी तो वो हमें नौकरी से हटा देगी। अब जब नौकरी से हटा देगी तो बात ही खत्म हो गई यहाँ पे फिर। तो वो कैसे काम करते हैं? वो भी डर डर के काम करते हैं, भाई सरकार गुस्सा ना हो नहीं तो हमको नौकरी से हटा देगी। तो दूसरे कारण क्या है आपका? दूसरा कारण हो गया कि आपको टेन्योर नहीं है। पहला कारण क्या है? बायसनेस है। क्यों बायसनेस है? क्योंकि फेवर रिटर्न करता है कि उसने उनको अपॉइंट किया। दूसरा कारण उसे इंपीचमेंट का डर है यहाँ पर, ठीक है। और तीसरा कारण यहाँ पे कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इलेक्शन कमिश्नर का बेसिकली यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि इलेक्शन कमिश्नर को कैसे इलेक्ट करना है। वहां पर ये मेथड बताया ही नहीं गया है कि इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ पर मेथड किस मेथड से यहाँ पर इलेक्ट करना है। हाउएवर यहाँ पर पार्लियामेंट में क्या कहा गया था, बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा यहाँ पर कहा गया था कि यहाँ पर क्या होगा, पार्लियामेंट को एम्पावर किया जा रहा है, पार्लियामेंट को यहाँ पर एम्पावर किया जा रहा है कि वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करेंगी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करेंगी और वो उस बेसिस पे क्या करेंगी, एक मेथड यहाँ पर फॉर्म करेंगी, जिस कारण मेथड फॉर्म होगा जिस वजह से, जिस मेथड से आपके इलेक्शन कमिश्नर क्या होंगे यहाँ पर अपॉइंट होंगे। लेकिन पार्लियामेंट ने 1991 में तो भाई आपका क्या किया, एक रिफॉर्म लेके आई, एक रिफॉर्म लेकर आई यहाँ पर पार्लियामेंट 1991 में। एक मेंबर क्या था, उससे पहले सिर्फ एक ही मेंबर था, इसके बाद 3 मेंबर कर दिए, लेकिन उसके इलेक्शन के लिए कोई रिफॉर्म नहीं लेके आई पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट में भी इसमें कोई काम नहीं किया गया। तो यहाँ पर एक कारण ये भी बताया जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि सरकार चुनती है, दूसरा कारण बायसनेस, फेवर अटेंड करेगी, तीसरा कारण टेन्योर की सिक्योरिटी नहीं है, चौथा कारण क्या है, पार्लियामेंट एक्टिव नहीं है, पार्लियामेंट ने काम ही नहीं किया। पार्लियामेंट के ऊपर सौंपा गया था बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा, एक कहा गया था कि पार्लियामेंट को एक काम सौंपा जा रहा है कि वो समय के अनुसार अपने टाइम टू टाइम वो क्या करेगी, वो यहाँ पर रिफॉर्म्स लेकर आएगी अपॉइंटमेंट प्रोसेस में। लेकिन ऐसा कोई भी काम यहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा नहीं किया गया है। ओके, आई होप ये चीज आपको क्लियर होंगी कि क्या प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो रही है। तो अभी यहाँ पर बात आती है तो आप करना क्या चाहिए, करेक्ट। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, इसके लिए यहाँ पर कई सारी कमिटीज ने यहाँ पर रिकमेंड दिया है। जैसे कि 1975 में आप देखें, 1975 में तारकुंडे कमेटी यहाँ पर बैठी थी, जिसने कहा था जो इलेक्शन कमिश्नर है ना वो अपॉइंट होने चाहिए ऑन द एडवाइस ऑफ द कमिटी। जो एक कमेटी यहाँ पर फॉर्म होनी चाहिए, उस कमेटी में कौन कौन होगा, उस कमेटी में आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन जो कि लोकसभा से होंगे, एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 3 मेंबर्स की जो एक कमेटी पैनल बनना चाहिए। और ये पैनल फिर आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ पर और अदर इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ पर अपॉइंट करेगा। सेम यहाँ पर कहा गया दिनेश गोस्वामी कमेटी की जो 1990 में बनी उसके, एंड 2015 में सेम चीज कही गई लॉ कमीशन के द्वारा। तो ये आप जब इस टाइप का आंसर आएगा ना, तो आप ये इस टाइप का आंसर में ये सारी कमिटीज का नाम डालिएगा, तीनों कमिटीज का यहाँ पर नाम डालिएगा। उसके बाद आप देखें, आप डाल सकते हैं कि सेकंड एआरसी जो कमेटी है, सेकंड एआरसी जो रिपोर्ट आई थी, सेकंड एआरसी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया कि चलो 3 मेंबर प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो ठीक है, इसके अलावा एक चौथा मेंबर और 5वां मेंबर भी होना चाहिए। चौथा मेंबर आपका लॉ मिनिस्टर होना चाहिए और 5वां मेंबर आपका कौन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी यहां पर होने चाहिए। तो उन्होंने ये सेकंड एआरसी रिपोर्ट में 5 मेंबर्स की बात कही है। ओके, इसके बाद इसमें कहा गया है कि जो इलेक्शन कमिश्नर है ना वो सिर्फ आपका फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए नहीं है, बल्कि क्वासी जुडिशियल बॉडी है, जहां पर अपनी पार्टीज जो है ना वो अपने अपने डिस्प्यूट्स को लेकर जाते हैं। मान के चलें कोई चुनाव इलेक्शन सिंबल्स के ऊपर अगर किसी पार्टी का, 2 पार्टी का डिस्प्यूट आ जाता है ना, तो कौन सॉल्व करेगा उसको, इलेक्शन कमिश्नर सॉल्व करता है। और इस कारण जब भी हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर रूलिंग पार्टी की ओर जाती है। ओके, उसका जो फेवर होता है ना, उसका जो डिसीजन होता है वो रूलिंग पार्टी की ओर बायस्ड होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर की जो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी ना, उसकी छवि यहाँ पर बिगाड़ रहा है। तो मैंने आपको ये सारे बता दिए कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्यों हैं। ओके, प्रॉब्लम्स क्यों हैं वो बता दिए मैंने आपको। उसके बाद कमिटीज है। इसका सुप्रीम कोर्ट में आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट में अनूप बनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पर एक इसकी अपॉइंटमेंट के लेकर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लेकर यहाँ पर बेसिकली क्या है, अपील फाइल की गई थी, PIL फाइल की गई थी। उसको यहाँ पर क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रिफर कर दिया गया था।
वहां पर भी यहाँ पर अभी क्या है, अभी हियरिंग चालू हो चुकी है उस बॉडी में, और वहां पर भी इन्होंने क्या 2017 में एक डिसीजन होल्ड किया था, फाइनल वर्डिक्ट नहीं था, एक डिसीजन होल्ड किया था कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बेसिकली क्या है आपकी सुपरवाइज करनी चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन यहाँ पर कराना चाहिए। इस वजह से जो उसका इलेक्शन है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और अदर इलेक्शन कमिश्नर का, वो ट्रांसपेरेंट मैनर में उसका इलेक्शन होना चाहिए। ओके, ना कि सरकार का जिसको मनाएगा उसको चुनेगी, ये गलत है। ऐसा आपका सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन में कहा गया था। इसके बाद आप देखें, अब यहाँ पर कंक्लूजन में आप क्या डाल सकते हैं, कंक्लूजन में डाल सकते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को इसलिए फ्री और इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में यहाँ पर रखा गया है कि वो फ्री से इलेक्शन कर सके, लोगों का जिससे विश्वास होगा। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इलेक्शन कमिश्नर का फ्री इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस वजह से यहाँ पर उसकी जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है ना उसमें रिफॉर्म्स आने की बेशक जरूरत है और वो रिफॉर्म्स यहाँ पर आनी चाहिए। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही, जिसमें आपने क्या क्या देखा, इलेक्शन कमिश्नर की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीजें आपने इस वीडियो में देखी हैं। वो प्रॉब्लम्स क्यों हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स क्यों हैं, रिफॉर्म्स क्या है, सारी कमिटीज की यहाँ पर आप डाल सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं अपने पेपर में। सुप्रीम कोर्ट में क्या हियरिंग चल रही है, सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में देखी है। एंड गाइस थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच।